तो कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और बात करेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर ओशंस के बारे में। जो कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस होते हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इससे इस लाइन से कुछ और इंटरप्रिटेशन मत लगा लेना। पानी का लेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। आपको पता है ना पूरे प्लेनेट पे पानी का लेवल सेम है। वो ये कह रहा है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कितने कॉन्टिनेंट और कितने ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कितने कॉन्टिनेंट और कितने ओशन सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई समानता नहीं है। कैसे हो सकती है? ऑड नंबर्स के हैं वो सारे के सारे, और इक्वल फॉर्म में आपको मतलब ये बोल रहा है कि मान लो कि 7 जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपको 3.5 ऊपर 3.5 नीचे ऐसे देखने को मिले, ऐसा नहीं है, ये हम जानते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 61% लैंड एरिया है, वेयर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 81% वाटर है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर लोकेटेड है मेजरली? कौन से हेमिस्फीयर के अंदर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड सीज एंड ओशंस या ओशंस ही मान लो, ओशंस कहाँ पर लोकेटेड है? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न ऑफ वाटर एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लोग बोलते हैं, देखो पहली बार आपके सामने टर्म आ रही है, लैंड हेमिस्फीयर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज वाटर हेमिस्फीयर। अब एकदम से ये वाला आंसर करना पेपर के अंदर मुश्किल हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ फिर आप बैठने सोच रहे हो कि अरे यार अफ्रीका ऊपर है, कितनी नीचे आता है, ऑस्ट्रेलिया वहाँ तक जाता है। हाँ ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप को देख रहे हो तो आप अंदाज़ा तो लगा सकते हो, लेकिन टाइम ही क्यों वेस्ट करना है? सिंपल सा रूल पढ़ो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि 61% लैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है। सदर्न हेमिस्फीयर वाटर हेमिस्फीयर इसलिए क्योंकि 81% पानी ओशंस जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लैंड ज़्यादातर ऊपर, पानी ज़्यादातर नीचे। अब आपको ये बोल रहा है कि 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर बट वेरी लिटल कैन बी यूज बाय ह्यूमंस। बाय बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज saline, salty है, and oceans are salty by एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से तो बाद में हुए, शुरू से ही सॉल्टी थे या फ्रेश वाटर भी था? क्या कह रहे हो इसमें? क्लियरली आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल क्लियर। हाँ, लैंड में जो भी सॉल्ट थे वो डिपॉजिट होकर उन्होंने क्या करा कि ओशंस के सेलिन नेचर को बढ़ा दिया। ये हमने पढ़ा भी था। और याद है जब वो अर्थ ठंडा हो रहा था, जब हम फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं और वॉल्केनिक आउटगैसिंग वगैरह हो रही थी, बड़ी सारी गैसेस पहले तो रिलीज़ होती हैं, फिर बहुत साल की बारिश होते 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 वो सिंक कर जाती हैं, है ना। अब वो भी यहाँ पर क्योंकि मर्ज हैं, इस वजह से ऐसा होता है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो ओशंस एंड सीज आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स बोल ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द इमेंस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मिनरल्स एक्सेट्रा। जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम देखते हैं वर्ल्ड के ओशंस और मेजर सीज की। यहाँ पर आपको एक फैक्ट फाइल गिवन है, स्लीविया अर्ले, ये एक फेमस अमेरिकन ओशनोग्राफर है, फीमेल अमेरिकन ओशनोग्राफर। हाँ, ये पूरी लाइफ इन्होंने ये ओशन वाटर्स के ऊपर स्टडी करी है। ये हाथ में क्या पकड़े हुए हैं?
क्या पकड़ी है हाथ में ये? सी ग्रास, काइंड ऑफ कोरल्स ऑल्सो, है ना? अब देखो, शी वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट हीरो फॉर द प्लेनेट बाय टाइम्स मैगजीन फॉर अर एफर्ट टुवर्ड्स मरीन लाइफ प्रोटेक्शन। उसके बाद जैकस येस कुस्टियो, ही वॉज अ फेमस फ्रेंच ओशन एक्सप्लोरर जिन्होंने एक्सटेंसिव अंडर सी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करी। ही बिलोंग टू द इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ फ्रेंच नेवी, और शंघई और जापान में इनको भेजा गया था मिशंस पर, और यूएसएसआर में भी 1939 में। तब क्या चल रहा था 1939 में? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था ना। इन लोगों को क्या क्या अवार्ड्स मिल चुके हैं? क्रॉस ऑफ वॉर 1939 टू 45 एंड यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, रैंडमली इन्होंने ओशनोग्राफी के चैप्टर के कंटेक्स्ट के अंदर ये वाली बात दी। ऐसे कभी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता किसी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, तो फिर भी आप ये जान सकते हो, मतलब ठीक है। उसके बाद रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। समुद्र की सतह पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? ओशन बेसिन्स पर हमें बड़े सारे रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप स्लीप प्लेन या जिसको एबेसल प्लेन भी कहते हैं, ओशनिक डीप, ओशनिक रिज। ये बस नाम आपको नए लग रहे हैं, ये सारे रिलीफ एंड टोपोग्राफिक फीचर्स आप अर्थ के सरफेस पे देखते हो। बस होता क्या है, लिथोस्फीयर के कंटेक्स्ट में उनके लिए जो टर्म्स, जो नेम्स यूज करी जाती हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओशनोग्राफी, हाइड्रोस्फीयर के कंटेक्स्ट में, सी फ्लोर के कंटेक्स्ट में। हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। क्या? हाँ, अरे मुझे बता रहे हो डायग्राम से पढ़ा, हाथ से बनाता हूँ वो कम है। डोंट वरी, सब कुछ सिखाऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि लैंड के फीचर्स तो हर कोई पढ़ के जाता है, सी फ्लोर के फीचर्स कोई नहीं पढ़ता, याद ही नहीं होते लोगों को, या फिर लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते इस पर। बात सिंपल भी ये भी है, हमें ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेटेड लोगों का एडवांटेज उठाना है। ठीक है, देखो आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, ये जो कोस्टल इलाका होता है, वहाँ पर आकर लैंड जो होता है, जिसको या फिर हम लोग सतह बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाती है ना। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, या फिर कॉन्टिनेंट का मार्जिन। कॉन्टिनेंट का मार्जिन, है ना। और यही एरिया हमारे लिए क्या बनता है? बीच बनता है। अब बीच से जैसे ही आप आगे जाते हो, ध्यान से समझना इन सारी चीज़ों को, याद करो। ऐसे ही मैंने आपको बड़े सारे टोपोग्राफिक फीचर्स 6 क्लास की एनसीईआरटी में बताए थे, 6 चैप्टर आई थिंक वो, वहाँ पर मैंने जो फ्रंट पेज के अंदर जो डायग्राम आता है, एक एक फीचर्स एक्सप्लेन करे थे आपको मैंने। ऐसे ही इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये है बीच, यहाँ पर रेत है। अब रेत है यानी कि वो सरफेस है,
कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, लेकिन जैसे ही पानी जो शोर तक आता रहता है, जो शोर तक आता रहता है पानी, ऐसा नहीं कि आपने उसमें पैर रखा और आप धंस जाओगे नीचे। ये लैंड वाला एरिया कवर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। बस होगा क्या, आप यहां पर नीचे जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, राइट। जो ये पानी आपके घुटनों के ऊपर से निकलना शुरू कर देता है, आपके कंधे तक कमर तक आया, कंधे तक आया, होते होते आप उसमें पूरा डूब गए। अभी तक आप बीच पर थे, सी शोर पर थे, शोर लाइन पर थे, लेकिन अभी भी वो फ्लैट लैंड ही है जहां पर आप ऊपर अभी तक बढ़ रहे हो, लेकिन अब पूरा पानी पानी है वहां पर। सूखे वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट मार्जिन या कॉन्टिनेंटल मार्जिन, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हो, शोर लाइन या बीच। 3 नाम हो गए आपके पास, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मार्जिन 2, शोर लाइन 3 और बीच 4 नाम हो गए। ये कॉन्टिनेंट इसलिए बोले जाते हैं श्रेया, बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिनेंट समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद पानी पानी ही है हर जगह। कॉन्टिनेंट का भी तो एक बाउंड्री होता है, एक बाउंड्री होती है ना। अब सारे कॉन्टिनेंट पहले की तरह जुड़े तो है नहीं। जब आप सूखी वाली जमीन से होते हुए गीली वाली जमीन में एंटर कर गए बीच के किनारे, दैट एरिया इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं आप इनको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वापस आओ पहले, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहीं से डिस्कशन स्टार्ट है हमारी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्टिनेंटल मार्जिन या कॉन्टिनेंट कह लो आप उसको, या बीच। या सी शोर। These are ड्राई या पार्शियल ड्राई रीजन कंपोज्ड ऑफ सैंड मेजरली या फिर सैंड प्लस वेरी लेस वाटर। पानी बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होते हो, ये कैसे एरिया होते हैं? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी शोर मार्जिन कह लो, कॉन्टिनेंट कह लो या फिर बीच कह लो। ये एरिया कैसा होता है?
कवर्ड विद वाटर। श्रेय एक रूल याद करो ठकुराइन, हमने समुद्र में एक जीव को जाना था, एक जीव जंतु को जाना था जो कि बिल्कुल शैलो वाटर में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसको सनलाइट मिलनी चाहिए तभी उसकी ग्रोथ होगी। तो बताओ यहां पर क्या मिलेगा? हाँ, और थोड़ा सा एडवांस बढ़ा दो उसका लेवल। जू प्लैंटेन्स तो यार हर जगह है यार। सिल्विया अर्ले अभी क्या पकड़ी हुई थी हाथ में? नहीं मिल सकते यहाँ पर? बताओ जरा, मिल सकते हैं? देखो मैं मतलब इसलिए आराम आराम से करवा रहा हूँ, यहाँ पर इसने सिर्फ ज्योग्राफी के कंटेक्ट से आपको समझा रखा है। मैं आपको ज्योग्राफी प्लस ईवीएस दोनों समझा दूंगा, और अभी जो ईवीएस इतनी सारी करके आया ना मेरे साथ, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। अब ये देखो, जू प्लैंटेन फाइटो प्लैंटेन जो आप बोल रहे हो वो मूड खराब करने वाली बात है यार। वो तो पूरे समुद्र में हर जगह, यहाँ यहाँ हर जगह फैली हुई है यार, उसमें क्या यूनिक बात है? मैं अभी जिस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे देखो, आप जब कोरल बोल रहे हो ना, तो उसके अंदर ऐसा समझ लो मयूर सब कुछ समा गया उसके अंदर। कोरल समुद्र की हेल्थ को बताने के लिए उसके बाप होते हैं, राइट? अभी मैंने कलरफुल बनाया है, ये आपको पता लग रहा है कि ये एक तरीके से कोरल है, और अभी एक हेल्दी कोरल है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बनाया है, ठीक है? चाहो तो वाइट से बना दो उसको, ब्लीचिंग करवा दो उसकी, लेकिन कोरल मिलेगा। कवर्ड विद वाटर, रूल लिख लेना। रूल ये है, मस्ट नहीं होता कुछ भी, it can contain corals because they are shallow waters with सनलाइट पेनिट्रेशन, तभी तो ग्रोथ हो पाएगी कोरल्स की, राइट? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपने देख लिया, ये ऐसा पानी वाला इलाका है पूरा का पूरा। अब समझ जाना कि इस साइड मैं बना रहा हूँ, उस साइड बना रहा हूँ, एक ही बात है। तो इट इज़ अ शैलो एंड जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म एक्सटेंडिंग आउट फ्रॉम द एडजॉइनिंग कॉन्टिनेंटल लैंड मास इनटू द सी। ये बोला मैंने आपको, एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन ऑफ सी शोर, मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, बीच एक्सेट्रा। तो कॉन्टिनेंटल लैंड मास का एक्सटेंशन होता है इनटू द सी, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो इट इज ऑलमोस्ट अ यूनिफॉर्म जोन ऑफ सी बेड। विद अ जेंटल ग्रेडियंट। जेंटल ग्रेडियंट का मतलब ये है, आपको यहाँ पर जो सैंड है ना, वो पानी के अंदर ही मिलेगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम तरीके का फ्लोर है। मतलब कुछ दूरी तक आपकी अगर गर्दन पानी के नीचे, तो कुछ दूरी तक, मतलब वो जो हाइट है ना उसकी, वो उतनी ही रहती है। और जेंटल ग्रेडियंट का एक और मतलब है, यहां से ये धीरे 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 करके ये स्लोप करना स्टार्ट करता है, हल्का सा हल्का सा, वेरी लिटिल स्लोप।
वेरी लिटिल स्लो। अब राइटर आपको यहाँ पर बोल रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है कुछ रीजंस की वजह से। एक तो ये शैलो बॉडी होती है। अभी मैंने आपको, अच्छा मैं वाइट कलर से बना रहा हूँ, सॉरी। दे आर शैलोअर एंड दस एनेबल सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू द वाटर। इसकी वजह से ग्रास, सीवीड्स, प्लैंटन, कौन से प्लैंटन, बोथ जू प्लैंटन एंड फाइटोप्लैंटन, ये ग्रो हो पाते हैं। तो दीज जोन्स बिकम द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल द ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड। ये यहाँ पर ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं दे हैव एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स। and hence this zone becomes accessible for oil drilling and mining activities. Example Mumbai High in Arabian Sea. मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये देखो, अगर आप ये समुद्र में जो हम एंटर कर रहे हैं इसके टोपोग्राफिक फीचर्स को पढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरा फोकस लगा के सुनो, सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के सुनो। अगर हम ये समुद्र की सतह के टोपोग्राफिक फीचर्स को पढ़ रहे हैं, आई अगेन रिपीट, अगर हम ये समुद्र के टोपोग्राफिक फीचर्स को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, अगर मैं लैंड पे होता श्रेया तो मैं ऐसा कह दूं कि मैं माउंट एवरेस्ट से उतर रहा हूँ और मैं प्लेन रीजन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जा रहा हूँ, या फिर हिमालय कह देता हूँ, चलो हिमालय से उतर रहा हूँ और मैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा कह दूँ। हम इनको ऊपर से नीचे समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग इसमें श्रेया क्या करते हैं कि जब हम टोपोग्राफिक फीचर्स को अर्थ के सरफेस पे समझते हैं तो हम प्लेन से ऊपर हिमालय की तरफ बढ़ते हैं ना, बल्कि सी लेवल से शुरुआत करते हैं अपनी, है ना। यहाँ पर क्या है कि आपकी हाइट जो होती है, वैसे सी लेवल तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके नीचे और भी फीचर्स हैं। अब मेरी एक बात सुनो, क्या ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसको बोला जा रहा है, आपको नहीं लगता कि नीचे जिसको प्लेन बोला जा रहा है, एबिसल नाम छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, ये प्लेन से होते होते हाइट अपनी रेस कर रहा है। नॉर्दर्न प्लेन से या फिर कोई भी प्लेन से 200 मीटर की हाइट के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, जिसका सरफेस भी फ्लैट हो, क्या कहते हैं उसे? अरे यार, प्लेन के बाद ही तो कह रहा हूं। हाँ, प्लेन स्टार्ट होता है प्लेट्यू, एंड प्लेट्यूज आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज। ये आपको कैसा दिख रहा है समुद्र की सतह पर? प्लेट्यू ही एक प्रकार का। अब कंपैरेटिव एनालिसिस लिखना शुरू करो श्रेया। जो लैंड पर प्लेट्यू होता है, समुद्र के अंदर क्या होता है? वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्यों? देख लें जरा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स। अब देखो, ये फिशिंग ग्राउंड्स वगैरह वाली बात तो हम कर नहीं सकते क्योंकि प्लेट्यू पे हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई पानी तो होता नहीं, लेकिन हाँ, मछलियाँ वगैरह मिल सकती हैं क्योंकि प्लेट्यू से अगर कोई पानी का बहाव तेज आ रहा है तो प्लेट्यू क्या बनाएगा? जो उसका कट होगा वाटरफॉल, वहाँ पर तो मिल सकता है ना कुछ जीव जंतु वगैरह। लेकिन वो अभी छोड़ दो, इतनी डिटेल में मत जाओ। पहले आप यहाँ पर देखो इसको, हम पानी के अंदर ही हैं,
अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, ठीक है। अब ये लेकिन जो ये फ्लैट सरफेस है, ये क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दे हैव एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल फ्यूल्स। प्लेट्यूज के अंदर भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग और माइनिंग की एक्टिविटी चल रही है, प्लेट्यूज के अंदर भी ऐसे ही होता है। क्या प्लेट्यूज के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं? मैं अभी जो टर्म बोल रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करना। अब ऐसा मत बोलने लगना मुझसे कल को, सर कौन से प्लेट्यू के बारे में बोल रहे हो, पानी वाले प्लेट्यू या पानी के ऊपर वाला प्लेट्यू? प्लेट्यू मतलब पानी के ऊपर वाले ही। अगर मुझे बोलना होगा पानी के अंदर वाला, तो मैं पानी के अंदर वाले प्लेट्यू को बोलूँगा, मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलूँगा ना उसके बाद उसे। प्लेट्यू में क्या फॉसल्स मिलती हैं? मिल सकती हैं, बिल्कुल। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे फॉसल्स मिल सकती हैं। भंडार नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रास, सीवीड, प्लैंटन, जू प्लैंटन, फाइटो प्लैंटन का, फिशेस का, कोरल्स का मिलेगी। कोरल्स लिविंग स्पीशी है कि डेड स्पीशी है? लिविंग। जू प्लैंटन है कि फाइटो प्लैंटन है? क्योंकि वो किससे बने होते हैं? पॉलिप्स, है ना। वेरी गुड। मुंबई है। अंबानी, अदानी, ओएनजीसी के ऐसे प्लांट सुने हैं आपने पानी के अंदर जो होते हैं? ठेका ले रखा था इसका रिलायंस ने, अदानी ने, और सरकार का तो है ही ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। श्रेया यहाँ गए हो कभी? अगली बार जाओगे तो बताना, मैं टास्क दूंगा। क्या कह रहे हो, क्या नहीं करती? अच्छा, नहीं पर टास्क कर लेना एक। मयूर ये पानी सीधा खड़ा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। लेकिन पता है ये मरीन लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, शायद इतना देखा होगा, पता होगा। यहाँ पर बगल बगल में ऑयल स्पिल काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। और इन चेम्बर्स में मैंने सुना है कि स्मेल आती रहती है, कुछ गैसेस, मतलब अंदर जाओ ना, बहुत डेडली होता है। पूरा मास्क वास्क लगा के, सेटअप लगा के लोग काम करते हैं। इसके अंदर भी कुछ ओवर सेंसिटिव जोन्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुना है मैंने ऐसा। सोर्स रॉ। हाँ, एक बात आपको राइटर यहाँ पर बोल रहा है, एक चीज़ हम समझ लेते हैं ज़रा। हिप्सोमेट्रिक कर्व ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है विच शोज द हाइट ऑफ अ सर्टेन प्लेस फाउंड ऑन लैंड एंड द हाइट ऑफ द ओशन फीचर्स एट सी। यानी कि अगर कोई एक प्लेट्यू लैंड पर मिल रहा है और वो 300 मीटर की हाइट का है, ठीक है, वहीं पर अब मैं प्लेट्यू तो नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो मुझे अगर कहीं मिल रहा है वो 370 मीटर का है, ये लेकिन होगा पानी के अंदर। ठीक है,
इसको ग्राफिकली अगर मुझे बनाना है तो मुझे बस ये डिनोट करना है ग्राफ पे, लैंड पर मिलने वाला प्लेट्यू कितनी हाइट का और सी लेवल पर मिलने वाला एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हाइट क्या। सी फ्लोर के पास मिलने वाला उसकी हाइट क्या। इसको अगर मैं डिनोट कर सकूं ग्राफिकली तो इसको बोला जाता है हिप्सोमेट्रिक कर्व। ठीक है, हिप्सो मीन्स हाइट इन ग्रीक। जैसा कि आपको पता है, एक फैक्ट पता होगा, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था 6th क्लास में, माउंट एवरेस्ट को जिसकी हाइट कितनी है 8,000 मीटर प्लस, अगर इसको उल्टा करके उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर दिया डीपेस्ट स्पॉट ऑन अर्थ पे अगर इसको रख दिया जाए, जो कि क्या है, ये ब्लैक वाली लाइन पानी के अंदर, तब भी यहां पर गैप बच जाएगा। यानी कि ये दिखाता है कि हम लोग वैसे लैंड सरफेस पर ही देखकर ये सोचते हैं ना कि सबसे ऊंची चीज़ अगर कोई है ना, तो वो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको उल्टा करके देखो, मरियाना ट्रेंच के अंदर फिर भी इतनी सफिशिएंट जगह है कि पूरा माउंट एवरेस्ट को भी अगर उसके अंदर धकेल दिया जाए, जिस तरीके से वो फिट कर दिया जाए, तब भी इनफ स्पेस वहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ बनाकर दिखाया, माउंट एवरेस्ट को अगर आप मरियाना ट्रेंच में धकेल देते हो तो। अब यहाँ पर देखो ONGC के बारे में कुछ एक चीज़ लिखी हुई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। Its latest estimate is that of about 20 million tons of oil reserves are found west of Mumbai high offshore। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है ये प्रोडक्शन सेक्टर ONGC का, बिल्कुल। ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देख रहे हो मैंने क्या बोला था, शोर लाइन, बिल्कुल वहाँ पर जो है पानी आना शुरू हो गया, राइट।
ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का मूवी का मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, ज़रा आप मुझे बताना। ये अभी कहाँ पर है ऋतिक रोशन? क्या ये बीच है, शोर लाइन है, कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये क्या है? ये अभी इतना पूरा शोर लाइन कोस्ट लाइन है, ये पूरा जहाँ मेरा माउस जा रहा है, ठीक है। कॉन्टिनेंट खत्म यहाँ पर, मतलब लैंड मास के टुकड़े को ही बोलते हैं कॉन्टिनेंट, मतलब खत्म ना, जो भी इसका एरिया है खत्म है ना। अब देखो यहाँ से देख रहे हो एक हल्का सा, ये जूम होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये जूम नहीं होगा। ये देख रहे हो हल्का सा एक स्लोप आ रहा है यहाँ पर, चलिए देख पा रहे हो? ये स्लोप आ रहा है, देखो हल्का सा यहाँ पर। ये अब ये यहाँ पर भाग रहे हैं, ठीक है। ये अभी कहाँ पर खड़े हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर, शोर लाइन पर, ठीक है। लेकिन अभी तो पानी इनकी हाइट के नीचे है। अब देखना 2 सेकंड में क्या होगा, कि यहाँ तक गए, नीचे आए कि नहीं आए, देखो स्लोप से। आए, और अब ये कहाँ गायब हो गए, किसके अंदर एंटर कर गए? सी वाटर में तो कर रहे हैं वो तो मयूर, हमें भी सबको दिख रहा है। लेकिन अभी कहाँ पर है ये? अब इनकी हाइट के, वो ज़मीन कहाँ खिसक गई एकदम से? ये ज़मीन कहाँ गई? दे बगल में, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होते हुए कॉन्टिनेंटल स्लोप की तरफ खिसक गए, और वहाँ से पानी पानी है, क्योंकि इनकी हाइट से मतलब वो मैच नहीं करता। अगेन ये जो एरिया है, ये क्या है? मार्जिन। और यहाँ पर क्या होगा? जितना जितना ये लैंड थोड़ा थोड़ा टिक पा रहा है, पैर रख पा रहे हैं, क्या होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये वापस आए तो यानी कि किसकी तरफ आ गए? शोरलाइन कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होते हुए आए होंगे। बस यही वाला फिनोमेना जो है वो हर जगह वर्क करता है। अब समझ में आया अच्छे से? अबे हराम खोरो, बोलो तुम लोग को यूट्यूब से दिखाने के चक्कर में मोनेटाइजेशन रोज कैंसिल होता है मेरा। ये पहला फीचर आप लोगों को आराम से समझ में आया? कुछ भी फिर से समझना है तो बताओ। तो ये जो मुंबई हाई शोर है, जहाँ से ये ड्रिलिंग और ये सब होती है, ऑयल ड्रिलिंग वगैरह, ये कहाँ पर होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। इसके जो पिलर्स हैं, ये कहाँ टिके हुए हैं? किस जगह पर, कहाँ खड़े कहाँ हुए हैं? फ्लोट कर रहे हैं। कहाँ टिके हुए हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर।
नहीं नहीं, बहुत नीचे की तरफ गाड़े हुए हैं, मतलब बहुत नीचे एक जगह पर। और ये सोच समझ के, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी मतलब स्पॉट देखा, अच्छा चलो भाई यहाँ पर टिकने की जगह है। वो पूरे का पूरा एक ऐसा एरिया होता है ना, जैसे ये इतना बड़ा पूरा का पूरा एरिया है ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा एरिया है, तो पहले रिसर्च करी जाती है कि कहाँ पर मिलने वाला है, नीचे से कुछ वहाँ जाके कर दिया जाता है। लेकिन अब एक बात बताओ श्रेया, ये इसकी लाइफलाइन है तो लिमिटेड ही ना एक टाइम के बाद ये ख़त्म तो हो ही जाएगा, डिकमीशन हो जाता है, लिमिटेड ही है ना इसकी लाइफ टाइम। और जब तक ये निकल रहा है, जब तक ये निकल रहा है, तो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी रिवाइज कर लेते हैं। भाई ये तो श्रेया जी बता सकती हैं, मुझे नहीं पता। हम मर जाओगे जल्दी 20 साल पहले। ONGC का शेयर देखो कहाँ भाग रहा है। अभी बस यदि कोई खबर आएगी ना, ये पिलर गिर गया, वो गिर गया, ड्रिलिंग बंद हो गई, ऑयल निकलना बंद हो गया, ये रुख मोड़ लेगा अपना। कितने रुपए का चल रहा है? 170। अच्छा शेयर है मतलब इसका मतलब। और यहाँ पर रिट्रेस तो कर रहा है, लेकिन लगा सकता है ऑल टाइम हाई। ये प्योर इन्फ्लेशन पे वर्क कर रहा है, क्योंकि है ना लिमिटेड सर डिमांड से सप्लाई पे, कि लिमिटेड रह गया है ये ऑयल वगैरह और ये सब, है ना। और उसी के हिसाब से ये तो सिर्फ हमारा तेल हो गया, उसका शेयर हो गया एक ONGC कंपनी का। वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को देख लो, क्रूड ऑयल को, बढ़ रहा है, फिर से रिट्रेस करके दोबारा बढ़ना स्टार्ट। ये समझ में आया अच्छे से। पहला आपका फीचर ऑन सी फ्लोर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लस कॉन्टिनेंट ऑल्सो, 2 फीचर्स हैं वैसे तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।